जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में। तो दोस्तों आज का इस सेशन है जो हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि आखिर ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से, ज्योग्राफी शब्द के जनक किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी विषय के जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल में क्या अंतर है, तथा ये जो ज्योग्राफी हमारा जो सब्जेक्ट है आखिर उसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। बाकी आज के इस सेशन में आते हैं हम लोग बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिएगा, ठीक है। तो चलिए सीधा आते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मतलब कि सबसे पहले हमें मानव भूगोल के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर मानव भूगोल कहते कैसे हैं। तो आइए जानते हैं कि मानव भूगोल का आखिर मतलब क्या होता है। हमने क्वेश्चन में लिख रखा है मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मतलब मानव भूगोल है क्या। लिखा है क्या, मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है, एक ब्रांच है भूगोल की, जो मानव गतिविधियों और उनके भौगोलिक वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन कराता है। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि मानव पृथ्वी की सतह का कैसे प्रयोग करता है तथा उसमें किस प्रकार बदलाव करता है। देखिए मानव भूगोल एक क्या है, भूगोल की एक शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जानते हैं कि आखिर जो मानव है और जो हमारा वातावरण है यानी पर्यावरण या प्रकृति, उसके बीच क्या संबंध है, वो किस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी है उसके सतह यानी जमीन का किस प्रकार से प्रयोग करता है। ठीक है, क्या लिखा, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की क्या है सतह का कैसे प्रयोग करता है, मतलब मानव जो है इस जमीन का, इस धरा का, इस भू का किस प्रकार से प्रयोग करता है तथा उसमें किस प्रकार के बदलाव करता है, तथा हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि मानव आखिर किस प्रकार से इसमें बदलाव करता है। ठीक है, अगर साधारण भाषा में समझा जाए, इन शॉर्ट, ये तो थोड़ा हो गया हार्डवर्ड टाइप का, ठीक है, लेकिन अगर इन शॉर्ट एकदम आसान भाषा में समझा जाए तो हम लोग देखते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत हम यह जानते हैं या समझते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और अपने वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होते हैं अथवा वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो मानव भूगोल का सीधा सा कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि मानव किस प्रकार से, जो हमारा पृथ्वी है यहाँ पर किस प्रकार से मनुष्य रहते हैं। सोचिए पहले तो आदि मानव के टाइम था, पहले आदि मानव लोग रहते थे, वो किस प्रकार से आए यहाँ पर रहे, है ना, कहाँ पर रहना चालू किए थे, कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए, अपने वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हम लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में कि हम लोग किस प्रकार से अपने वातावरण या प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, और वातावरण को हम खुद भी प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि कहने का मतलब इन शॉर्ट समझिए, जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि लोगों को किसी भी चीज का नॉलेज नहीं था, वातावरण का या प्रकृति का, वो जो भी चीज घटता था प्रकृति में वो उसे प्रकृति का ही देन समझते थे। लेकिन वर्तमान में क्या होता है कि मानव ही प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने लगा है, वर्तमान वातावरण को ही प्रभावित करने लगा। जैसे कि वृक्षों को काटना, हम लोग वृक्ष काट को क्या कर रहे हैं, वृक्ष काट लगातार जो काट रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने तो मानव भूगोल जान लिया कि मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट है, क्या प्रकृति का मानवीकरण क्या है। अगर आप एक पक्ष समझ जाइएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही समझ जाइएगा, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। मानव का प्रकृतिकरण से हमारा तात्पर्य है कि मानव अपने जीवन को, इधर एक मिनट, मानव मानव अपने जीवन को प्रकृति के हिसाब से बदलता है। प्राचीन काल में मानव के पास प्रकृति के किसी भी घटना से बचने का कोई उपाय या प्रौद्योगिकी नहीं था। क्या था, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है दोस्त, तकनीक, याद रखिएगा प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तकनीक, तकनीक, तथा वे इसे प्रकृति की इच्छा या देन मानते थे। अतः इसी विचारधारा को हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आइए समझते हैं। देखिए मानव का प्रकृतिकरण कहने से मतलब है कि
मानव हमेशा क्या होते थे, पहले के जमाने में हम लोग देखते हैं कि मानव के पास जब प्रौद्योगिकी यानी तकनीक नहीं था तो मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। क्या थे? पूरी तरह से क्या थे? तो प्रकृति पर निर्भर थे। प्रकृति से देखिए, अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता था तो वो इसे प्रकृति का इच्छा या दिन मानते थे। वो समझते थे क्या कि ये सारी जो चीजें हो रही है वो प्रकृति की ही देन है, उनकी मर्जी है। वे क्या करते थे कि आदिमानव जो थे, आदिमानव प्रकृति से डरता था तथा उसकी पूजा करता था। जो आदिमानव थे हमारे, वो क्या करते थे? तो उसकी पूजा करते थे और उसे उससे डरते थे। किससे? प्रकृति से। तो इसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहा गया है कि जिसमें मानव क्या था? पूरी तरह से प्रकृति पर क्या था? तो इन पूरी तरह से डिपेंड था, उस पर निर्भर था। वो समझता था कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज हो रही है वो सभी क्या है? तो प्रकृति की ही देन है। अगर जैसे कि मान के चलिए कि किसी दिन बहुत ही जोर से बारिश हो रही है तो उसके पास तकनीक नहीं था कि हम छाता ऐसे पकड़ के ऐसे से डोलते डोलते घूमे। उसके पास ये चीज का तकनीक नहीं था, तो वो बारिश में आराम से ऐसे खड़ा करके भीगते रहते थे। क्यों? उनको लगता था कि ये प्रकृति की देन है, क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी कोई तकनीकी नहीं था। उनमें इनका इतना मानवीय विकास नहीं हुआ था, उनकी मानसिक विकास नहीं हुई थी इतनी, वो समझ सके चीजों को। ठीक है, तो ये था मानव का क्या था कि मानव का प्रकृतिकरण इसे कहते हैं, जिसमें मानव क्या था? पूरी तरह से प्रकृति पर क्या था? तो निर्भर था। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। सेकंड में आता है प्रकृति का मानवीकरण क्या है। देखिए, अब सेम उल्टा हो गया। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब, कहने का मतलब कि मानव जो है जब पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण हुआ है। लेकिन जब प्रकृति मानव के ऊपर निर्भर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकृति का मानवीकरण। जब मानव प्रकृति पर निर्भर होगा तो मानव का प्रकृतिकरण, और जब प्रकृति हमारा जो नेचर है अगर वो मानव पर निर्भर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या लिखा है आइए समझते हैं। हमने लिखा है प्रकृति का मानवीकरण से हमारा तात्पर्य है कि मानव ने प्रकृति के ऊपर कुछ हद तक अपना आधिपत्य बना रखा है। देखिए, प्रकृति क्या है? तो प्रकृति के ऊपर थोड़ी देर तक, कुछ हद तक, पूरी तरह से हम लोग नहीं बोल सकते कि हमारा पूरा कंट्रोल है प्रकृति पर। क्या हमारा पूरा कंट्रोल? कुछ हद तक हम कर सकते हैं कि हाँ, अपने नेचर को थोड़ा सा अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन नेचर प्रकृति को गुस्सा आया, मतलब कि हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो यही इसका बोला जाए प्रकृति का मानवीकरण से हमारा तात्पर्य है कि मानव ने प्रकृति के ऊपर कुछ हद तक अपना आधिपत्य बना रखा है। मानव ने क्या किया है? जैसे जैसे प्रौद्योगिकी, आगे के लाइन में देखिए पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, अर्थात मानव ने प्रकृति को अपने अनुरूप ढालना शुरू कर दिया है। इसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी यानी तकनीक को माना जाता है। जैसे जैसे देखिए, जो आदि मानव पहले के टाइम में अगर बारिश होती थी तो जो आदि मानव उस समय क्या था? प्रकृति पे पूरी तरह से निर्भर था कि पानी जब बरस रहा है तो आराम से खड़े रहेंगे और कहेंगे अरे प्रकृति की देन है, प्रकृति बाबा जिंदाबाद। लेकिन जब मानव का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ उनका, तकनीक को समझे, तब उन्होंने छाता बना लिया। अब पानी बरसता है तो लोग छाता लेकर के घूमते हैं। ठीक है, इसको तो इसी का मुख्य कारण क्या माना जाता है कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ? तो प्रौद्योगिकी के कारण। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, गर्मी लगने पर एसी, पंखा आदि का इस्तेमाल करना। अभी के टाइम में जब हमको गर्मी लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पंखा चलाएंगे, एसी, कूलर ये सब ऑन करेंगे, जो कि पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था। तो हम लोग एक तरह से क्या किए कि प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने लगे। ठंड आ गई, ठंड में हम लोग क्या करेंगे? हीटर जला लेते हैं, है कि नहीं? पहले के टाइम में अगर ठंड लगती थी तो उसे हम लोग प्रकृति की ही देन समझते थे कि ठंड आ गए तो ऐसे करके बैठे रहो। लेकिन अब क्या हुआ? जब जैसे मानव थोड़ा सा विकास हुआ तो मानव का जो जैसे मानसिक विकास हुआ वो क्या किया? अगर गर्मी आ गई तो पंखा ऑन करेंगे, एसी ऑन करेंगे, ठंड आ गई तो हीटर ऑन करेंगे। तो ये जो मानव का जो क्रमिक विकास था उसे हम लोग मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। मानव का प्रकृतिकरण करने का मतलब जब मानव प्रकृति पर निर्भर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण हुआ। वहीं अगर बोला जाए कि जब प्रकृति मानव पर जब प्रकृति क्या हो? मानव पर आधारित हो जाए, मानव पर निर्भर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रकृति का मानवीकरण। चलिए दोस्तों, अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं? हमारा चैप्टर 1 का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ही ये शॉर्ट में पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसे अच्छे से एकदम ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है? नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहते हैं या क्या है? तो हमने लिख रखा है
नव निश्चयवाद, क्या नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। देखिए कभी कभी ये दोनों एक ही चीज याद रखिएगा, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। पूछा जाता है कि नव निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद। कभी कभी आपको नव निश्चयवाद ना दे करके रुको और जाओ निश्चयवाद दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। याद रखिएगा कि ये दोनों चीज क्या है, तो एक ही है। यह एक विचारधारा, नव निश्चयवाद क्या है, तो एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि जिसके अंतर्गत हम यह मानते हैं कि प्रकृति की कुछ सीमाएं होती है। प्रकृति की जो हमारा जो प्रकृति है, आसपास का जो वातावरण है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, एक लिमिटेशन होती है। जो लिमिटेशन कुछ सीमाएं निर्मित की गई है। क्या है, जो प्रकृति के कुछ सीमाएं, हमारे वातावरण के कुछ लिमिटेशन निर्मित की गई है। मानव यदि अपना सतत विकास चाहता है, सतत विकास करने का मतलब क्या, कि वह अपना लगातार, यदि मानव अपना लगातार विकास चाहता है, लगातार ग्रोथ करना चाहता है, लगातार आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे प्रकृति के सीमाओं के भीतर ही कार्य करने चाहिए। यदि मानव चाहता है कि वह लगातार विकास करे, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो जो प्रकृति के जो सीमाएं होती हैं उसके अंदर ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, यह एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत क्या माना जाता है कि प्रकृति के कुछ लिमिटेशन होते हैं जिसके अंदर मानव को कार्य करने चाहिए। ठीक है, नव निश्चयवाद का प्रतिपादक भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। ये जो स्टेटमेंट है, तो नव निश्चय का पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में कि बताइए नव निश्चयवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, टेलर महोदय को याद रखिएगा, कपड़ा सीने वाले टेलर नहीं है ये। ठीक है, आगे आते हैं। इन्होंने क्या कहा था, देखिए उन्होंने कहा कि यदि मानव प्रकृति के नियमों का सही से पालन करे तो वह प्रकृति पर विजय पा सकता है। इनका कहना था कि यदि मानव जो प्रकृति के जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है, अगर उसके अंदर काम ही करे, उसका नियमों का पालन करे, तो क्या हो सकता है, वो प्रकृति पर विजय पा सकता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से लग रहा है कि नहीं, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो अर्थ। अर्थ पर अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर 71% जल है, 71% क्या है, पानी है। ठीक है, अगर हम लोग इस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी हमारा, इस पर जगह जगह पर क्या करें, तो बांध बना दें, डैम समझते हैं। जगह जगह पर अगर बांध बना दे, तो ये हम लोग क्या करेंगे, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। एक लिमिटेशन होता है प्रकृति का कि आपका बोझ वो उतना ही उठा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए बहुत ही भूख लगी हुई है, तो खाना भी तो एक हिसाब से ना खाइएगा। अब ऐसा थोड़े कि ढेर सारा भूख लगा तो बस खाते जाए खाते जाएंगे, क्या होगा, बीमार हो जाएंगे हम लोग, पेट फट जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, तो वही बात बोला जा रहा है कि हमेशा प्रकृति के अंदर ही रह करके हमें कार्य करने चाहिए, अन्यथा क्या होगा। मान लीजिए ढेर सारा हम बांध बना दिए, जगह जगह बांध बना दिए, अब प्रकृति, देखिए प्रकृति क्या, वो किसी को अपना आगे नहीं सुनेगा। ठीक है, वो बांध अगर मान लीजिए ढेर सारा हम बांध बनाएंगे, पानी का फ्लो अगर ज्यादा होने लगा, बांध तो संभलेगा नहीं, वो क्या करेगा, बांध तोड़ ताड़ के पूरी जगह बाढ़ ला देगा, और बाढ़ लाएगा मतलब समझिए सबको डुबा देगा, प्रलय ला देगा। तो वही कह रहा कि मानव को क्या करना चाहिए, कि प्रकृति के अंदर ही रह के कुछ भी कार्य करने चाहिए। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, तो इसीलिए अब हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव करते, जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, इसी के बेस पर जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के बेस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे, तो आइए दोस्तों अब हमारे सेशन का लास्ट जो पॉइंट है वो समझते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं हर वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव जरूर से कराता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो भी हमने, और वो ये सारे ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए से ध्यान में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल के जनक, जो हमारा चैप्टर 1 है मानव भूगोल, इनके जनक किन्हें माना जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी एक किताब का नाम। थर्ड क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मूल रूप से हम लोग मानव और प्रकृति के बीच का संबंध ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नव निश्चयवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि नव निश्चयवाद का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर।
और लास्ट हमारा नव निश्चयवाद का अन्य नाम क्या है। तो मैंने बताया था कभी कभी पूछ देता है कि बताइए नव निश्चयवाद का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई सजेशन, कोई कुछ भी, तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।